Hello students, let us continue with our textbook numerical. We were on question number 24. Two large thin metal plates are parallel and close to each other. Two plates A and B. On their inner faces, the plates have surface charge density of opposite sign. अगर इसके अंदर सिग्मा है तो इसके अंदर माइनस सिग्मा, ऑपोजिट साइड, एंड ऑफ मैग्नीट्यूड 17 इंटू 10 रेज टू माइनस 22. सिग्मा की वैल्यू हमें दे रखी है 17 इंटू 10 रेज टू माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर. व्हाट इज ई टू द लेफ्ट, टू द राइट एंड बिटवीन. तीन पार्ट्स में हमें निकालना है. फर्स्ट पार्ट टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट यानी रीजन 1. उसके बाद में राइट ऑफ द प्लेट बोथ द प्लेट्स यानी रीजन 2. और थर्ड पार्ट हमें निकालना है एट बिटवीन द टू प्लेट्स यानी हमारा रीजन नंबर 3. एक एक करके हम लोग चालू करते हैं. हमें फॉर्मूला अपना जो लगाना रहेगा वो फॉर्मूला अपना इनफाइनाइट प्लेट्स वाला हम लोग अप्लाई करेंगे. इनफाइनाइट प्लेट्स का फॉर्मूला E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. अब बात ये कि लेफ्ट यानी रीजन 1, A का लेफ्ट और B का भी लेफ्ट. अगर हम लेफ्ट लेफ्ट लेते हैं तो डेफिनेटली हमें साइन नेगेटिव यूज करनी है. तो E इन रीजन 1 इज इक्वल टू एक एक करके लिखते हैं सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 यहाँ पर प्लस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. अब सिग्मा A इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, लेकिन साइन कहाँ पर आएगी, इधर लेफ्ट साइड लेना है, साइन आ गई माइनस. ऐसे यहाँ पे प्लस, उसके बाद में सिग्मा B के लेफ्ट साइड में है रीजन 1 तो यहाँ रहेगा माइनस. और सिग्मा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है माइनस सिग्मा और अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0. तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 कट हो गया. रीजन 1 का आंसर आया 0. रीजन 2 के लिए चलता है A का राइट साइड B का भी राइट साइड यानी हमें पॉजिटिव साइन यूज करनी है. E इन रीजन 2 इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. सिग्मा A इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा B में सिग्मा की वैल्यू है माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 कट हुआ, आंसर बचा 0. थर्ड रीजन में हम चले E3. अगेन सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. सिग्मा A ये A वाली प्लेट से थर्ड वाला पार्ट राइट साइड में प्रेजेंट है, मतलब हमें पॉजिटिव साइन लेना है. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस B से थर्ड वाला लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो माइनस साइन लेनी है. और सिग्मा B माइनस सिग्मा है. It is sigma upon 2 epsilon 0 plus sigma upon 2 epsilon 0. It is 2 sigma upon 2 epsilon 0. 2 कट, हमारे पास बचा sigma upon epsilon 0. सिग्मा की वैल्यू हमें दे रखी है 17 इंटू 10 रेज टू माइनस 22 और एप्सिलॉन 0 8.854 इंटू 10 रेज टू माइनस 12. इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24. Next we'll start with question number 25. Question number 25. An oil drop of 12 excess electrons is held stationary under a constant electric field of 2.55 into 10 raised to volt per meter. E की वैल्यू हमें दे रखी है 2.55 into 10 raised to 4 वोल्ट पर मीटर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमें दे रखे हैं ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स. 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स तो Q इज इक्वल टू होता है एनी. 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 12 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम. एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इज held stationary under a constant electric field
of 2.55 into 10 raised to 4 volt per meter in Millikan's oil drop experiment. अब मिलिकन तो कैसा था कि ड्रॉप जो है वो नीचे की तरफ आ रही, और यहाँ पर हमने क्या बोल दिया कि इट इज स्टेशनरी, और क्यों स्टेशनरी है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 1.26, यूनिट हमें दे रखी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, चेंज करना रहेगा आपको ग्राम पर मीटर क्यूब में। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, आर की वैल्यू हमें ढूंढनी है। जी इन लोगों ने बोला है यूज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 90। आपको अपने आप समझ में आना चाहिए कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप है, नीचे जा रही है, फोर्स कौन सा लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, इसलिए फोर्स कौन सा लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तो एक हुआ आपका एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई, और एक हुआ एफ जी इज इक्वल टू एम जी। डेफिनेटली ये दोनों फोर्सेस हमें इक्वल लेना है। क्यों? बिकॉज द ड्रॉप जो भी जा रहा है इट इज स्टेशनरी, तो दोनों फोर्सेस स्टेशनरी उसके ऊपर ऐड कर रहे हैं। एम जी इज इक्वल टू क्यू ई। अब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी इज इक्वल टू क्यू ई। डेंसिटी हमें दे रखी है, वॉल्यूम इट इज 4/3 पाई आर क्यूब, जी इज इक्वल टू क्यू ई। वैल्यू मैंने कुछ पुटअप नहीं करी, जो फाइंड करना है पहले वहां तक पहुंचेंगे, उसके बाद वैल्यू पुटअप करेंगे। इससे हमें मिलेगा आर क्यूब इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर 3QE अपॉन नीचे जाएगा रो 4 पाई ये वाला G। सब वैल्यूज आपको पता चल रही है, 3 है, डेफिनेटली यहाँ पे क्यूब है, वहाँ पे क्यूब रूट होना ही है। 3 क्यू की वैल्यू हमने निकाली है 12 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 90। ई की वैल्यू 2.55 इंटू 10 रेज़ टू 4। डेंसिटी हमें दे रखी है 1.26 ग्राम, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू केजी पर मीटर क्यूब। 4 पता है, पाई पता है, जी की वैल्यू हमें बोला 9.81 लीजिए, पूरे का क्यूब रूट निकालिए, आपके पास में आर की वैल्यू आ जाए, वो आपको सॉल्व करना है। क्यूब रूट जो लोग कैल्सी से निकाल रहे हैं उन लोगों के लिए शॉर्टकट, जो लोग सीबीएसई से कर रहे हैं आप लोगों को डेफिनेटली क्यूब रूट फाइंड करना है। जो लोग कैल्सी से निकालने वाले हैं आप लोग क्या करेंगे? आप लोग याद करेंगे नंबर 2482, क्या रहेगा? पहले भी शायद आप लोगों को बताया है, आप लोगों को नंबर याद करना है 2482। उसके लिए क्या करना है? पहले 2 बार अंडर रूट, फिर मल्टीप्लाई, फिर 4 टाइम्स अंडर रूट, फिर मल्टीप्लाई, फिर 8 टाइम्स अंडर रूट, फिर मल्टीप्लाई, फिर 2 टाइम्स अंडर रूट, और लास्ट में आपको इक्वल टू दबाना है। 2482 आपको डायरेक्टली क्यूब रूट की वैल्यू मिल जाएगी। आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। हाथ से निकालने की आदत डालेंगे तो दैट इज वेल एंड गुड, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डेफिनेटली कैल्सीज आर नॉट अलाउड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए हमें कुछ डायग्राम्स उन लोगों ने दे रखे हैं। Which of the following curves shown in the figure 1.03 cannot possibly represent electrostatic field line? मैं बहुत सुंदर डायग्राम तो नहीं बनाने वाली, काम चलाओ डायग्राम देख लीजिए कि हाँ आपको समझ में आ जाए कि हम लोग क्या लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 फर्स्ट डायग्राम जो है वो हमें ऐसा देखे, ऐसा कहीं पर भी रैंडम लाइंस जो है वो दे रखी है। ये जो रैंडम लाइंस है हमें क्वेश्चन में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये कंडक्टर है, इसके आसपास सब जगह पॉजिटिव है, और ये लाइंस कहीं पे कोई टेढ़ी जा रही है, कहीं पे ऐसी जा रही है, ऐसी लाइनिंग्स अलग अलग दे रखी है। तो डेफिनेटली हमारा आंसर होगा
since the electric field lines are not normal to the conductor, so this figure is not possible. सेकेंड वाले में हमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव जो भी है ऐसा दे रखा है। उसके बाद में हमें दे रखा है कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से ऐसा नेगेटिव तक जा रही है। डेफिनेटली ये पार्ट पॉसिबल है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट दूसरे में दे रखा है नेगेटिव टू पॉजिटिव और फिर वापस यहाँ पे दे रखा है पॉजिटिव। तो ये वाला पार्ट आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ लाइंस कभी नहीं जाती। मैं बताया था ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। आपको डायग्राम पता होना चाहिए, उसके बाद आप जो रीजन दे रहे हैं वो भी आपको लिखना है, चाहे पूछा हो चाहे नहीं पूछा हो। खाली ट्रू और फॉल्स में आंसर नहीं दे देना कि नो नो, ऐसा नहीं। आप लोगों को रीजन भी देना है कि क्यों नहीं। थर्ड वाले के लिए हमें ऐसा डायग्राम है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ये ऐसे पॉजिटिव से बाहर निकलते हुए हमें दिखा रहे हैं, यहाँ से भी पॉजिटिव से बाहर निकलती हुई जा रही है। डेफिनेटली पॉजिटिव से बाहर ही जाती है और इधर की तरफ जा ही नहीं रही, इसका मतलब इट इज पॉसिबल। थर्ड फिगर इज पॉसिबल। फोर्थ वाले के लिए हमारे पास में है ओके, जो भी फील्ड लाइंस उन लोगों ने दे रखी है वो फील्ड लाइंस तो ठीक है, लेकिन ये इस तरह से दे रखी है। जब आप डायग्राम देखेंगे टेक्स्ट बुक में तो पता चलेगा कि ये जो लाइन जा रही है ये इसके साथ क्रॉस होती जा रही है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। लास्ट वाला जो आपको दे रखा है उसमें ऐसे दो स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, ऐसे ऐसे बराबर दिखाया है, बट यहाँ पर बीच में उन लोगों ने ऐसा दिखाया है। इट मीन्स दैट इट फॉर्म्स कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, so this is also not possible। खाली एक पॉसिबल है, बाकी तीनों तीन नॉट पॉसिबल। इसमें हमने रीजन दिया नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, इसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं जा सकता। उसके बाद में इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, और इस वाले में इलेक्ट्रिक लाइंस कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दिया हुआ है इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग z डायरेक्शन थ्रू आउट। किस डायरेक्शन में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जा रही है वो z डायरेक्शन में है। आगे बढ़ते हैं। The magnitude of electric field is however not constant but increases uniformly along positive z at the rate of 10 raised to 5। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव z की तरफ बढ़ रही है और वैल्यू दे रखी है 10 रेज टू 5 न्यूटन यूनिट न्यूटन पर कूलम पर मीटर। ठीक, और व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क? व्हाट इज द फोर्स एंड द टॉर्क? हैविंग अ टोटल डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट P की वैल्यू हमें दी हुई है, टोटल डायपोल मोमेंट इक्वल टू 10 रेज टू -7 कूलम मीटर इन नेगेटिव z डायरेक्शन। E पॉजिटिव z, P नेगेटिव z। इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे Pz इज इक्वल टू -10 रेज टू -7 की वैल्यू दे रखी है, और DE बाय DZ की वैल्यू हमें दे रखी है 10 रेज टू 5। अब हम लोग जब फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू Px DE अपॉन dx प्लस Py DE अपॉन dy
डायरेक्शन चल रहा है तो हमें यहाँ पर भी पूरा डायरेक्शन वगैरह सब कुछ यूज करना ही पड़ेगा। उसके बाद में पी जेड, जेड मैंने कैपिटल लिखा है, पी जेड डी अपॉन डी जेड, डेफिनेटली एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में 0, खाली जेड एक्सिस में हमारे पास में वैल्यू है। पी जेड की वैल्यू हमें दे रखी है -10 इंटू -7 और डी बाई डी जेड की वैल्यू हमें दे रखी है 10⁵. फाइनल आंसर हमारे पास में आ गया फोर्स इज इक्वल टू -10⁻²² न्यूटन। फोर्स हम लोगों से पूछा था, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायपोल इज इन नेगेटिव जेड एक्सिस। एक काम खत्म होता है, दूसरा काम हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला जैसा हम लोगों ने पढ़ा है, इट इज P क्रॉस E, दैट इज PE sin थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो अपन लोग देखते हैं P और E के बीच में एंगल कितना बन रहा है। P जो है वो नेगेटिव जेड में जा रहा है और E जो है वो पॉजिटिव जेड में जा रहा है, मतलब एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। तो टॉर्क इज इक्वल टू PE sin 180, वैल्यू हमारे पास टोटल हो गई 0। ठीक, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अ कंडक्टर A with cavity as shown in figure, in figure 3.21 is given a charge capital Q. Show that the entire charge must appear on the outer surface of the conductor. थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है, आपको लिखना पड़ेगा, इतना सारा स्टेटमेंट मैं बोर्ड पर नहीं लिख कर दे सकती। अ कंडक्टर ए विथ कैविटी, हमारे पास में एक कंडक्टर ए है, उसके अंदर कैविटी है। हमें बताना है कि इट इज गिवन अ चार्ज कैपिटल क्यू, उसको हमने कैपिटल क्यू चार्ज दिया है। शो डेट द एंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस, पूरा जो चार्ज होगा वो कहाँ पर होगा, तो इसके कंडक्टर के बाहर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज जो है वो प्रेजेंट है, हमें उन्हें प्रूफ करके देना है। तो यहाँ पे पहले डॉटेड लाइन से सरफेस ड्रॉ करिए जिसे हम लोग नाम देंगे गॉसियन सरफेस। स्टेटमेंट लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0, so the cavity does not contain any charge. So the cavity does not contain any charge. Now the charge can be present inside the Gaussian surface which lies within the conductor. So the charge can reside only outside the conductor. भाई जो भी चीज इनसाइड द कंडक्टर है उसमें चार्ज इक्वल टू 0 है, तो चाहे वो गॉसियन सरफेस हो चाहे वो कंडक्टर ए हो, उसके अंदर चार्ज 0 है। तो जब अंदर 0 है और फिर भी चार्ज है तो चार्ज कहाँ पर होगा, चार्ज कैन नॉट बी प्रेजेंट इनसाइड, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड। इनसाइड द कंडक्टर 0 है तो कहाँ पर बचा, तो हमने बोला सिर्फ और सिर्फ बाहर ही बचेगा, ये हमारा आंसर है। सेकेंड हमसे पूछा है, सेकेंड पार्ट, अनदर कंडक्टर बी विद चार्ज स्मॉल क्यू इज इंसर्टेड इनटू द कैविटी। क्या किया हम लोगों ने, ये जो कैविटी है इस कैविटी के अंदर हमने एक बी डाला जिसके पास में चार्ज प्रेजेंट है क्यू। अनदर कंडक्टर बी विद चार्ज स्मॉल क्यू इज इंसर्टेड इनटू द कैविटी कीपिंग बी इंसुलेटेड फ्रॉम ए। बी जो है वो ए से टच नहीं कर रहा, इंसुलेटेड है। शो दैट द टोटल चार्ज आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज कैपिटल क्यू प्लस क्यू। अब क्या बोल रहे हैं हम लोग कि बाहर का चार्ज हमारे पास में हो गया कैपिटल क्यू प्लस क्यू। ये कैसे पता चलेगा हमारे
इसलिए स्टेटमेंट लिखिए कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स will cross the Gaussian surface, which implies that there is electric field inside the conductor. इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, पर हमने तो क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए इज 0, लिखिए, बट वी नो दैट the electric field inside the conductor A must be equal to 0, which can be possible only if the charge plus Q on conductor B, charge Q on conductor B induces minus Q charge on inner surface of A and plus Q charge on its outer surface. क्या बोल रहे हैं हम लोग कि इतना तो हमें कंफर्म पता है कि A के अंदर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है 0 है, तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करनी है तो मेरे पास आंसर क्या आएगा कि इस B ने चार्ज इंड्यूस किया, वो भी दो तरह का, माइनस क्यू अंदर की तरफ और प्लस क्यू बाहर की तरफ। इस बी के कारण चार्जेस आर इंड्यूस्ड, तो इंडक्शन के कारण यहाँ पे माइनस क्यू आया और बाहर की तरफ हो गया प्लस क्यू। तो अब बाहर पहले से कैपिटल क्यू था और अब पहुंच गया प्लस क्यू, सो नाउ टोटल चार्ज आउटसाइड इज इक्वल टू कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। थर्ड पार्ट इसका, a sensitive instrument is to be shielded from the strong electrostatic field in its environment, suggest a possible way। एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है और हमें उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से बचाना है, शील्ड करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो डेफिनेटली द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो हम एक मेटेलिक कंडक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट अ मेटेलिक कंडक्टर, और कंडक्टर कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अ हॉलो मेटेलिक कंडक्टर। स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे, नाउ प्लेस द इंस्ट्रूमेंट इनसाइड अ हॉलो मेटेलिक कंडक्टर so that the electric field is equal to 0। इसमें एक क्वेश्चन में मेरी तरफ से दे देते हो कि अगर हमें ये पूछा गया है कि बाहर बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो यू आर सेफ इनसाइड द कार और आउटसाइड द कार एंड वाई? तो आंसर होगा द पर्सन इज सेफ इनसाइड द कार बिकॉज द कार एक्ट एज अ हॉलो मेटेलिक कंडक्टर एंड वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटेलिक हॉलो कंडक्टर इज इक्वल टू 0। इसके कार के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, हम लाइटनिंग से सेफर साइड पे बच जाएंगे। ये हमारे आंसर। आज के लिए इतना ही, बाय।